उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होने के लिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों की चिट्ठियों को नोटिस में लेते हुए गुरुवार को यूपी सरकार से पूछा था कि कितने लोग इस घटना में मारे गए, कितने राजनीतिक लोग और पत्रकारों की मौत हुई, किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया। यूपी पुलिस ने गुरुवार शाम आशीष के घर पर नोटिस चिपकाकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। कोरोना महामारी की वीकली पॉजिटिविटी दर पिछले हफ्ते घट के 1.68 पे आके गई है। इससे पहले 5.86 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को आगाह किया कि महामारी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। अक्टूबर से दिसंबर तक यानी 3 महीने में लोगों को अधिक सतर्क रहना होगा। त्योहार और शादियों के दौरान कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हम अभी यह ना समझे कि कोविड खत्म हो चुका है। हमें अभी भी कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में चंडीगढ़ में लगातार राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और एमएलए हॉस्टल का घेराव भी किया। पुलिस ने अब कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाने के आरोप में आप विधायक व कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। सेक्टर 3 थाना पुलिस ने आपके विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में चंडीगढ़ में आपके कार्यकर्ताओं ने दोपहर 1 बजे के करीब एमएलए हॉस्टल का घेराव करके विरोध जताया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। दुनिया में मलेरिया के पहले टीके RTS-SASO0 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी के बाद संबंधित देशों की सरकारें तय करेगी कि वे मलेरिया को कंट्रोल करने के उपायों में वैक्सीन को शामिल करती भी है या नहीं। WHO ने कहा मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिए यह वैक्सीन उम्मीद लेके आई है। 5 साल तक के बच्चों को मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। हर 2 मिनट में एक बच्चे की मलेरिया से मौत होती है। 2019 में दुनिया भर में मलेरिया से 4.9 लाख जितनी मौतें हुई, जबकि भारत में 2019 में मलेरिया के 3,38,494 केस आए। 77 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के 6 जिलों की 85 जिला परिषद सीटों के उपचुनाव में 22 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 144 पंचायत समिति सीटों में से 35 पे जीत मिली। देर रात को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नतीजों में जानकारी दी गई। इस हिसाब से जिला परिषद में भाजपा और पंचायत समिति में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि भाजपा को अपने ही गढ़ यानी नागपुर में हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा 9 सीटें मिली। 6 जिला परिषदों में धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपुर और पालघर शामिल। 84 सीटें खाली और 37 सीटों पर पंचायत समितियों की 141 सीटों पर मंगलवार को देर रात तक मतगणना हुई थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हिंसा व बवाल जारी। इस बीच हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ में भी ऐसी ही घटना सामने आई। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे किसान भगवतप्रीत को टक्कर मार दी। उनका अस्पताल में इलाज चालू। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। सुरक्षा के लिहाज से घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। उधर सांसद नायब सैनी ने बताया कि हम एक कार्यक्रम में बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान गाड़ी के पीछे रह गए और किसानों ने उन पर हमला किया। भीड़ में उपद्रवियों ने ड्राइवर का गला पकड़ लिया और हमला किया गया। किसानों ने सांसद की गाड़ी के भागे और हमला किया। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में नवजोत सिद्धू की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस ने गुरुवार को रोष मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत में सीएम चरणजीत चन्नी भी शामिल रहे।
इसके बाद कांग्रेसियों ने बैरिकेड को तोड़कर घुसने की कोशिश की। उनकी पुलिस से भिड़ंत भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू, उनके साथ गए मंत्री अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग, परगट सिंह, विजेंद्र सिंगला, गर्कीरथ कोटली और कुछ विधायकों को हिरासत में लिया। यूपी पुलिस कह रही है कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू की गई, सिर्फ 5 लोगों की वहां जा सकते हैं। हालांकि सिद्धू सभी मंत्री और विधायकों के साथ जाने पे अड़े हुए थे, इस वजह से सभी को पुलिस ने थाने में बिठा के रखा है। इससे पहले सिद्धू का काफिला रोके जाने पर यूपी पुलिस को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते दिखा। सिद्धू ने कहा, जिस आरोपियों को गिरफ्तार करना था वो खुलेआम घूम रहे हैं। इंसाफ मांगने वालों को उत्तर प्रदेश पुलिस परेशान कर रही है। मुंबई में जारी क्रूज ड्रग्स पार्टी केस के बीच राजस्व खुफिया निर्देशालय की टीम ने मुंबई पोर्ट पे छापेमारी की। यहां एक कंटेनर से 25 किलोग्राम हेरोइन ड्रग्स बरामद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत तकरीबन 125 करोड़ बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक टीआरआई की मुंबई ब्रांच की छापेमारी के बाद नई मुंबई के 62 वर्षीय व्यवसायी जय संघवी को अरेस्ट किया गया। वो ईरान से मूंगफली तेल की एक खेप में इस हेरोइन को छिपा के मुंबई लाया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले दिनों कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से काबुल में बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ उनकी सरकार से होम मिनिस्टर शेख रशीद ने यह कहकर चौंका दिया कि टीटीपी से बातचीत की उनके पास कोई जानकारी नहीं। इमरान ने तुर्की टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम पाकिस्तान तालिबान से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो हमारे मुल्क में हमले करना बंद कर दे और आम लोगों की तरह रहे। टीटीपी ने पेशावर के आर्मी स्कूल सहित सैकड़ों हमले पाकिस्तान में किए, इनमें हजारों लोग मारे जा चुके। जब इमरान ने टीटीपी से काबुल में बातचीत का खुलासा किया तो इससे बवाल हो गया। रशीद के मुताबिक उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच कोई बातचीत चल रही है। इंदौर में रियल एस्टेट कर्मचारी देवांशु मिश्रा की हत्या के बाद परिवार रीवा से गुरुवार दोपहर के बाद पहुंचा। उनकी पत्नी पिता के कंधे पर सिर रख के रोती रही। पत्नी के देवांशु से बुधवार रात 12:30 बजे के आसपास बात हुई थी। उसने कुछ देर बाद कॉल करने का कहा था। देवांशु के पिता रविशंकर मिश्रा रीवा में नामी बिल्डर, फैमिली के कई बड़े पॉलिटिशियंस के साथ रिश्ते हैं। देवांशु के दोस्त सतीश का दावा है कि वे पार्टी पर बाइक से लौट रहे थे। बॉम्बे हॉस्पिटल के नजदीक बाइक से आए हमलावरों ने गाड़ी को ओवरटेक करके बदमाशों ने उनको साथ जाने को कहा। हमलावरों ने देवांशु पे चाकू से वार किया। उसमें घायल देवांशु को उसके कमरे पे ले जाकर सुला दिया। सुबह बिस्तर पर वह मृत मिला। मुंबई में जारी क्रूज ड्रग्स पार्टी केस के बीच राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने मुंबई पोर्ट पे छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामद हुई थी, जिसकी तकरीबन कीमत 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीआरआई की मुंबई यूनिट ने पोर्ट पे छापेमारी के बाद नई मुंबई में 62 वर्षीय कारोबारी जय संघवी को गिरफ्तार किया। डीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर नई मुंबई के नहवा शेवा में ईरान से आए एक कंटेनर को पकड़ा गया और उसकी तलाशी में हेरोइन बरामद की गई। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्र अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। उसे आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए समन्स गया। इसके लिए गुरुवार को मंत्री के घर पे नोटिस चिपका दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल फरार हो चुका है। अंकित दास पूर्व कांग्रेसी नेता अखिलेश दास का भतीजा। अभी तो पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। पुलिस की जांच में पहली लोकेशन नेपाल थी, जबकि आज सुबह की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा की बताई जा रही है। इस बीच मंत्री के एक रिश्तेदार अभिजात मिश्रा ने दावा किया आशीष मिश्रा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वे वकील के साथ पुलिस के सामने पेश होंगे। मुंबई एयरपोर्ट पे शुक्रवार सुबह अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को भारी भीड़ देखने मिली। दरअसल कई यात्रियों की फ्लाइट आज मिस हो गई और लोग एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारों में फंसे नजर आए।
डोमेस्टिक कैरियर इंडिगो ने यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एयरपोर्ट पर जल्दी रिपोर्ट करने की सलाह दी थी। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों की अचानक भीड़ की वजह से फेस्टिवल सीजन को बताया। देश के दूसरे शहरों के हवाई अड्डों पर भी कुछ ऐसी ही हालत मिली। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर तंज कसते हुए उन पे हमलावर किया। पायलट ने आयोजकों के किताब लिखने के आग्रह का जवाब देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं 50 साल तक यहाँ पर हूँ। पायलट के इस बयान को 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत के दिए उस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें गहलोत ने कहा था कि अभी 15-20 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिससे दुखी होना है वह हो जाए। गुरुवार रात को किताब विमोचन समारोह में पायलट ने एक सवाल के जवाब में यूपी सरकार, केंद्र और बीजेपी को आड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी नाम लिए बिना निशाना साधा। राजस्थान में सरकार का बिजली उत्पादन से लेकर खरीद और वितरण मैनेजमेंट पूरी तरह फेल नजर आया। बिजली उत्पादन के काम आने वाले कोयले की खरीदी समय पर नहीं हो पाई। इससे कोयले की कमी आ गई। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में घोषित और अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई। राज्य सरकार ने खुद ही माना कि प्रदेश में बिजली संकट बढ़ा हुआ है। हालात ये हैं कि राजधानी में शुक्रवार को करीब 200 कॉलोनी और बस्तियों में 4 से 7 घंटे तक ब्लैकआउट घोषित किया गया। दिन में 35 डिग्री से ऊपर का तापमान है और जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 से 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी। भवानी देवी की ऑटोग्राफ की गई फेंसिंग की तलवार भी 1.25 करोड़ में नीलाम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में दी गई चीजों की नीलामी की आखिरी तारीख गुरुवार को खत्म हो गई। वेबसाइट पे ऑक्शन के माध्यम से चीजों की नीलामी की गई। नीरज ने टोक्यो से गोल्ड मेडल जीत के लौटने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात में अपने भाले को गिफ्ट में दिया था। नीरज के भाले की ऑनलाइन स्टोर में कीमत 80,000 रुपए है, लेकिन इसकी बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी। इसी तरह भवानी देवी की ऑटोग्राफ वाली फेंसिंग की तलवार भी अच्छी बोली लगी। आज यानी 8 अक्टूबर को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। आरबीआई ने रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी एमपीसी सदस्य दरें बरकरार रखने के पक्ष में। एकेडमिक रुख बरकरार रखने में एमपीसी ने 5.1 से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में रिकवरी के साफ संकेत दिख रहे हैं। अगस्त सितंबर में मांग में रिकवरी दिखी है। जुलाई अगस्त में महंगाई दर अनुमान से कम। आरबीआई महंगाई को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। कृषि उत्पादन से ग्रामीण मांग में तेजी आएगी। साथ ही कहा त्योहारों में शहर में भी मांग बढ़ने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। बाजार दिन की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई पे कारोबार कर रही है। इससे पहले सेंसेक्स 59,960 पर और निफ्टी 17,886 पे खुला था। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 20 शेयर बढ़त के साथ और 10 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस के शेयर 2%, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा के शेयर 1 से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती ही मध्य प्रदेश में श्राद्ध पक्ष की वजह से रुके प्रॉपर्टी के सौदे होने लगे। नवरात्रि से पहले ही दिन मध्य प्रदेश में 3,771 रजिस्ट्री हुई, यानी कि लोगों ने इतनी जमीन, मकान और फ्लैट्स खरीदे हैं। श्राद्ध पक्ष की वजह से राजधानी समेत प्रदेश भर में प्रॉपर्टी की खरीद का फरोख्त कम हो गई, लेकिन जैसे नवरात्रि शुरू हो गए लोग शुभ मुहूर्त में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में लग गए हैं। श्राद्ध के दिनों में ये आंकड़ा आधा भी नहीं था। सबसे ज्यादा रजिस्ट्री इंदौर में दर्ज हुई। यहाँ पहले ही दिन में 605 रजिस्ट्री, वहीं भोपाल में 333 रजिस्ट्री हुई है। कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया रायपुर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी। इसके लिए आवेदन रायपुर से तहसील कार्यालय में दिए जा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिए राज्य आपदा मोचन नीति के तहत 50,000 रुपए की सहाय राशि दी जानी है। लोग आवेदन रायपुर जिले की वेबसाइट पर मिलेगा। आवेदन को कोविड-19 डेट और ट्रेनिंग कमेटी सर्टिफिकेट के साथ जमा करना होगा। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने सीडीएससी सर्टिफिकेट के लिए अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ कमेटी का गठन किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में शुक्रवार को सबसे बड़ी नजरें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा पे टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी पुलिस ने गुरुवार को मंत्री आशीष मिश्रा के घर पे समन्स चिपकाया। पुलिस ने पूछताछ के लिए आशीष को सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच बुलाया। हालांकि ये तय नहीं आशीष पहुंचेंगे या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई या नहीं। लखीमपुरी में 3 अक्टूबर को भड़की हिंसा के 5 दिन बाद भी नेताओं का पहुंचना जारी। अभी अकाली दल का 5 सदस्यीय डेलीगेशन लखनऊ पहुंच गया। सांसद हरसिमरत कौर के साथ डेलीगेशन लखीमपुर रवाना हो गया। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हुई। क्रूसी पे ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन और उनके कुछ आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें उनको फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अंतरिम जमानत की याचिका में आर्यन को तत्काल जमानत मिलने और रेगुलर बेल मिलने पर एनसीपीटी रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इससे पहले अदालत ने 4 घंटे चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची तो उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की। पुलिस से अरेस्ट करने का कारण पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 4 अक्टूबर को उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाते नजर आई। इसके बाद 6 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लखीमपुर जाने वाले पलिया गांव पहुंचे और वहां उन्होंने 3 अक्टूबर को जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से भी मुलाकात की। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन रूल्स को लेकर चल रही तनाव खत्म हो गया। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, ये कहा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से अप्रूव वैक्सीन होना जरूरी। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने कहा कि जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए हो, तब भी उन्हें वैक्सीन न लेने वालों की तरह 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इस कदम की भारत ने काफी आलोचना की थी। भारत ने भी इसके जवाब में ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन और कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दी। इसके अलावा भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन के 10 लाख डोज ईरान को भेजेगा। टीकों का एक्सपोर्ट वैक्सीन मैत्री करार के तहत अक्टूबर में किया जाएगा। सीरम को कोविशील्ड के 3 करोड़ टीके ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी को भेजने की अनुमति भी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने 20 सितंबर को कहा था कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत बचे हुए टीके जल्द ही जरूरतमंद देशों को निर्यात करना शुरू कर देगा। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटीन रूल्स को लेकर चल रही तनाती खत्म होने की संभावना। कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से वैक्सीनेटेड होना जरूरी। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने भारत से जा रहे लोगों को दोनों डोज ले या फिर भी उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इस कदम की भारत में काफी आलोचना हुई थी। भारत ने भी इसके जवाब में ब्रिटेन से आने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन और टेस्ट जरूरी कर दिया था। 24 सितंबर को भारत सरकार ने कहा कि हम ब्रिटेन को उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गुरुवार को एक एसयूवी में आतंकियों के सवार होने की आशंका पर सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोंगहाल इलाके में मोंगल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 40वीं वाहिनी के जवानों ने नाका लगाया हुआ था। रात 9:45 बजे के करीब नाके पर तैनात जवानों ने एक स्कॉर्पियो वाहन को आते देख रुकने का इशारा किया। वाहन चालक ने सीआरपीएफ के जवानों के इशारे को नजरअंदाज किया था। इससे स्कॉर्पियो चालक की मौके पर मौत हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने व्यक्ति की मौत की पुष्टि करते हुए बताया उसकी पहचान की जा रही है। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल। दहशतगर्द लगातार कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में मुंबई के किला कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनसीबी ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने कस्टडी देने से इनकार किया था। सुनवाई तकरीबन 4 घंटे चली। इसी दौरान आर्यन पेशी में तरबतर तकरीबन 3.25 घंटे तक एक जगह खड़े रहे। आज का दिन आर्यन के लिए महत्वपूर्ण था। इस केस की सुनवाई को देखने के सैकड़ों की संख्या में जूनियर और सीनियर वकील कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट में भारी भीड़ थी। पैंडेमिक एक्ट लगे होने के बावजूद कोर्ट में मौजूदा लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े नजर आए। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर पुलिस ने नोटिस चिपकाई। नोटिस धारा 160 के तहत चिपकाई गई, जिसमें बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच से पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया गया। मंत्री का घर लखीमपुरी के शाहपुरा कोठी इलाके में। हालांकि बेटा घर पर नहीं। सुबह आईजी लक्ष्मी ने भी कहा था कि आशीष कहां है, इस बारे में पता नहीं। लखीमपुरी हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी लवकुश और आशीष पांडियन को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम बनाई गई। जापान की राजधानी टोक्यो में बीती रात 10:41 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 5.9 नापी गई। हालांकि जापान में मौसम विभाग ने कहा सुनामी का कोई खतरा नहीं। इस भूकंप का केंद्र टोक्यो के पूर्व में चिबा प्रांत में जमीन से 80 किलोमीटर नीचे मिला। इसके अलावा कल रात म्यांमार में भी 5.5 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भारत में लद्दाख के लेह में भी रात 12:30 बजे के करीब 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया। गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरने इलाके में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें 20 लोगों की मौत की खबर है। एक महिला और 6 बच्चे शामिल। करीब 300 लोग घायल भी हुए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें 2 वकीलों की चिट्ठी को नोटिस में लेते हुए गुरुवार को यूपी सरकार से पूछा गया कि घटना में कितने किसान मारे गए। कोर्ट ने यह भी पूछा कितने राजनीतिक लोग और पत्रकार की मौत हुई है और सवाल जवाब देना। फिर मामले में सुनवाई हुई। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया। यूपी पुलिस ने गुरुवार शाम आशीष के घर नोटिस चिपकाकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपी लवकुश और आशीष पांडियन को गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी की वीकली पॉजिटिविटी दर पिछले हफ्ते घट के 1.68 पे आ गई। इससे पहले 5.86 थी। अक्टूबर से दिसंबर तक यानी 3 महीने लोगों को अधिक सतर्क रहना होगा। त्योहार और शादियों के दौरान कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हम अभी यह ना समझे कि कोविड खत्म हो चुका है। अभी भी हमें कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करते रहना होगा। लव अग्रवाल ने बताया देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 22,000 से करीब ज्यादा मामले सामने आए। कहा कि आज विदेश में हर रोज औसतन 20,000 के करीब मामले आ रहे हैं।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दी। इसके अलावा भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन के 10 लाख डोज ईरान भेजेगा। टीकों का एक्सपोर्ट वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अक्टूबर में किया जाएगा। सीरम को कोविशील्ड के 3 करोड़ टीके ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी को भेजने की अनुमति भी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने 20 सितंबर को कहा था कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत बचे हुए टीके जल्द ही जरूरतमंद देशों को निर्यात करना शुरू कर देगा। वैक्सीन मैत्री 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हिंसा का बवाल जारी। बीच हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ में भी ऐसी ही घटना सामने आई। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे एक किसान भवनप्रीत को टक्कर मार दी। उनकी अस्पताल में इलाज चालू। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। सुरक्षा के लिहाज से घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। उधर सांसद नायब सैनी ने बताया कि हम एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी के पीछे किसानों ने हमला कर दिया। भीड़ में उपद्रवियों ने ड्राइवर का गला भी पकड़ा था। सांसद ने कहा, मुझ पर भी हमला किया गया। किसानों ने कहा, सांसद की गाड़ी है, भागकर पीछे से हमला करो। राजस्थान में कोयले की सप्लाई कम आने के कारण बिजली की भारी कमी होती नजर आई। आज के हालात में रोजाना बिजली की औसतन मांग 12,000-5,000 मेगावाट, लेकिन प्रदेश में 8,500 मेगावाट बिजली की उपलब्ध है। ऐसे में 4,500 मेगावाट बिजली का टोटल हो गया। त्योहारी मौसम में बिजली का संकट गहरा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से बिजली बचाने की अपील जारी कर। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली संकट और त्योहारी मौसम को देखते हुए बिजली की मॉनिटरिंग को लेते हुए मोर्चा संभाला है। अधिकारियों ने बताया, बिजली संकट के कारण ग्रिड में बिजली की कमी। भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर राष्ट्र कार्य समिति में महासचिव की जिम्मेदारी दी। गुरुवार दोपहर तक विजयवर्गीय की अगली भूमिका को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर विराम लग गया। यह भी स्पष्ट हो गया कि पार्टी उन्हें अब चुनाव नहीं लड़ाना चाहती। पहले उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के लिए दावेदार भी कहा जा रहा था। इसके बाद ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया समर्थकों के साथ कांग्रेस से भाजपा में आए तो कमलनाथ सरकार गिर गई। तब दोबारा विजयवर्गीय को लेकर अटकलें लगने लगी थी। इसके पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान जब शंकर लालवानी का नाम तय नहीं हुआ था, तब भी उनके समर्थकों को विश्वास था कि विजयवर्गीय को इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा कि हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर कोर्ट में आएंगे। इसके विरोध में गुरुवार को राज्य अधिवक्ता परिषद के कहने पर वकील हड़ताल पे। जबलपुर की घटना पर ही दिनेश पांडे ने यह बयान दिया। इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि यदि पुलिस कोई कदम नहीं उठाती तो हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर जिला कोर्ट में आया करेंगे। न हम कोई विवाद करना चाहते हैं, न हम अपराधी बनना चाहते हैं। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन इस तरह की घटना इंदौर में होती है तो बार एसोसिएशन उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। यदि वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट की मांग नहीं सुनी जाती तो हमें रिवॉल्वर से लाइसेंस दिए जाए जिसकी हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मीटर क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को उद्घाटन किया। सांसद ने मुंबई ड्रग्स मामले को लेकर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उसके बेटे आर्यन पर भी निशान साधा। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया के प्रश्न के जवाब में कहा कि ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं। इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की सहायता की। उन्होंने कभी भारत की मदद नहीं की। ये लोग कमाते यहाँ और लगाते वहां। ऐसे लोगों की असलियत सामने आ रही है। जल्द ही बाकी बचा भी सामने आएगा। यहाँ अब देशभक्तों की आवश्यकता है, वहीं यहाँ रहेंगे और यहीं बनेंगे। रायपुर के कचना इलाके में बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बुधवार को 19 साल की एक लड़की ने खुदकुशी की। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। फुटेज में युवती सिर के बल जमीन पर गिरती दिखी।
खमडीहीन थाना पुलिस ने बताया कि जान देने वाली युवती का नाम रेशमा बानो था। वो इस इलाके में ही रहने वाले अरबाज नाम के युवक से प्यार करती थी। जांच में पता चला कि युवती का अरबाज से मिलना घर वालों को राज नहीं आया। अक्सर उसे बात करने से रोक जा रहा था। इस पर युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती डिप्रेशन में थी। बुधवार शाम काफी देर से युवती छत पर रही। जब युवती नीचे गिरी तब भी घर वालों को भनक तक नहीं लगी। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर गौसलपुर के कंजई गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। घरेलू कलह में 35 वर्षीय युवक ने पहले छोटे भाई की पत्नी का गला घोट दिया और फिर बीच बचाव करने वाली पत्नी को भी चाकू से गला काट के हत्या कर दी। इसके बाद 4 लाइन का सुसाइड नोट लिखकर खुद भी फंदे से झूल गया। गौसलपुर पुलिस ने मामले जांच में लिया है। उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को कंजई गांव के रहने वाले विनय पटेल ने घटना की सूचना डायल 100 के थाने पे दी। घटना पे महेंद्र पटेल के घर में खूनी मंजर की जानकारी गांव वालों को हुई। घटना दोपहर करीब 1 बजे की। मंजर देख के पुलिस भी चौंक गई। कमरे में महेंद्र पटेल छत के हुक में रस्सी से फंदे से लटका था। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी लूलुहान हालत में पड़ी थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ। उसे आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए समन किया गया था। सूत्रों का कहना है कि आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल फरार हो चुका है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। पुलिस की जांच में पहली लोकेशन नेपाल थी, जबकि आज लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड पुलिस दोनों के संपर्क किया है। इस विदेश मंत्री के एक रिश्तेदार अभिजात मिश्रा ने दावा किया आशीष मिश्रा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी। आज 14 तक जेल में रहना होगा। तय हो गया वो 14 दिन जेल रहेंगे। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में फंसे आर्यन अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई की गई। आर्यन को तत्काल जमानत मिलने पर सुनवाई हुई थी, पर उनको जमानत नहीं मिल पाई। एनडीपीसी एक्ट के तहत एनसीबी पहले ही रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इस मामले की सुनवाई से पहले सभी आरोपियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता नजर आया। ताइवान मामले को लेकर दोनों देश आक्रामक रूप से आमने सामने आ चुके हैं। इस पर दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर हमला हुआ। हालांकि यह हमला किस चीज से किया गया और किसने किया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पनडुब्बी की टक्कर किसी अज्ञात चीज से हुई थी। इस हमले में किसी भी तरह का नुकसान नहीं और पनडुब्बी की ऑपरेशनल स्थिति बनी हुई है। यूएस पैसिफिक क्लीन की बयान जारी किया गया। यूएसए कनेक्टिक नाम की सी वॉल्फ क्लास परमाणु पनडुब्बी पर हमला 5 दिन पहले हुआ था। बयान में यह भी कहा गया कि हमले का असल ऑब्जेक्ट क्या था और किस चीज से टक्कर हुई, यह अभी साफ नहीं हुआ। इसकी जांच की जा रही है। मुंबई में जारी क्रूज ड्रग्स पार्टी केस के बीच राजस्व खुफिया निर्देशालय की टीम ने मुंबई पोर्ट पे छापेमारी की थी। यहां से कंटेनर से 25 किलो हेरोइन बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत तकरीबन 125 करोड़ बताई जा रही है। डीआरआई की मुंबई यूनिट ने पोर्ट पे छापेमारी के बाद नई मुंबई से 65 वर्षीय कारोबारी जय संघवी को गिरफ्तार किया। डीआरआई के अधिकारी ने बताया खुफिया जानकारी के आधार पर नई मुंबई के नहवा शिवा में ईरान से आए एक कंटेनर को पकड़ा गया। डीआरआई के अधिकारी ने बताया यह कंटेनर वैभव एंटरप्राइज के संदीप ठक्कर ने इंपोर्ट किया, जिसका मस्जिद बंदर में ऑफिस। डीआरआई की टीम ने उससे भी पूछताछ की। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के सटी सीमाओं पे उसके सैनिक अक्सर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा पे अरुणाचल प्रदेश सेक्टर का। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह अरुणाचल सेक्टर पे दोनों देशों के सैनिकों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। सूत्रों के माने तो पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की।
औपचारिक रूप से दोनों देशों की सीमाओं की सीमांकित नहीं किया गया, इसलिए एलएसी को लेकर दोनों देशों की सेनाएं को अपनी अपनी धारणाएं हैं। इसके बाद दोनों देशों को लोकल कमांडरों ने मोर्चा संभाला। वापसी बातचीत के बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत सेना पीछे हट गई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लखीमपुर में आने वाले पालिया गांव पहुंचे और वहां उन्होंने 3 अक्टूबर को जान गंवाने वाले किसान के परिजनों से मुलाकात की। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटीन रूल्स को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने की संभावना है। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा, भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटीन में नहीं रखना होगा। हालांकि इन लोगों के कोविशील्ड का किसी दूसरे ब्रांड से वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने कहा था कि जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं, तब भी उन्हें वैक्सीन न लेने वालों की तरह 10 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा और टेस्ट कराने पड़ेंगे। इस कदम की भारत में काफी आलोचना हुई थी। भारत ने भी इसके जवाब में ब्रिटेन से आने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन और कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारत बायोटेक भी वैक्सीन के 10 लाख डोज ईरान भेजेगा। टीकों का एक्सपोर्ट वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अक्टूबर में किया जाएगा। सीरम को कोविशील्ड के 3 करोड़ टीके ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका कंपनी को भेजने की अनुमति भी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक सीरम के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने अगस्त में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से इसकी अनुमति मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने 20 सितंबर को कहा था कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत बचे हुए टीके जल्द ही जरूरतमंद देशों को निर्यात करने शुरू कर देगा। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में, इरादे में, इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. के रेडियो, माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो, कहीं भी कभी भी। दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और सुनिए के रेडियो। कहीं भी कभी भी मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में, इरादे में, इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के दौरान सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले में बदलाव की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन की याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उनके खिलाफ यूपीए प्रावधानों को लागू करने की चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई को बाधित करने और उसे रोकने की कोशिश है। ग्रीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांग कर रहे किसान संगठन किसान महापंचायत की सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर प्रदर्शन करना चाहते हैं। हर साल की तरह ही एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का गैस चैम्बर में तब्दील होना तय है। पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और निगमायुक्त यशपाल यादव ने आम जनता द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने व निगम अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के दौरान सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के फैसले में बदलाव की मांग के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। अगर आपको भी लगता है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है तो आप कंटेम्प्ट याचिका क्यों नहीं दायर कर रहे?
दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा इस मामले पर सुनवाई टाल दी जाए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई टाल भी दी है और अब 22 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। याचिकाकर्ता की तरफ से हाई कोर्ट में दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में पटाखे पूर्ण तरीके से बैन नहीं है। ग्रीन पटाखों को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक